बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप 1। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स एक्ट 2015, एक्ट नंबर 8 ऑफ 2015। ये 10 मार्च 2015 को ये पास हुआ और ऑन द सेम डे ही ये इन्फोर्स हो गया। इसकी इन्फोर्समेंट एट वंस थी। इसकी जो टोटल हैं, इट इज़ अ वेरी ब्रीफ एक्ट। इसकी जस्ट टोटल 17 सेक्शंस हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी रीज़न्स क्या है, लॉजिक क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आपने अंडरस्टैंड करना हो तो जब तक आपको उसका स्याको सबाक, आपको उसकी रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ वो आपके नॉलेज में ना हो तो फिर उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब इसका जो स्याको सबाक है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की रीज़न थी वो ये थी कि जब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेशावर APS में हमले का हुआ तो उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे, तो जहाँ पे सो मैनी मेजर्स लिए गए कि इन फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट ना हो, वहाँ ये बात भी डिस्कशन में आई कि कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई लॉ मौजूद होना चाहिए कि जो लोग होटल्स में, हॉस्टल्स में या रेंटेड प्रेमिसेस में रिहाइश पजीर होते हैं उनका एक डाटाबेस कलेक्ट होना चाहिए ताकि पता चल सके। क्योंकि अमूमन ऐसे ही लोग आते हैं, आर्जी तौर पर रिहाइश रखते हैं, वारदात करते हैं, कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और फिर उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं होता। इसलिए इस एक्ट के प्रियम्बल में ही इस बात को ऐड कर दिया गया। इसका जो बेसिक पर्पज़ था टू डेवलप अ डाटाबेस ऑफ पर्सनस, जो लोग आर्जी तौर पे एज ए टेनेंट रह रहे हैं उनके डाटाबेस को कलेक्ट करना। रीज़न क्या थी डाटाबेस कलेक्शन की? टू इफेक्टिवली कम्बैट टेररिज्म एंड अदर क्राइम्स, टू यूज़ सच इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस एंड टू प्रोवाइड फॉर इंसिलरी मैटर्स। आई थिंक आपको इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की लॉजिक, रीज़न आपके माइंड में एब्सोल्युटली क्लियर हो चुकी है। अब हम आते हैं सेक्शन 1 की तरफ। सेक्शन 1 में जस्ट एक्ट का टाइटल होता है, जैसे कि इसके बारे में कि द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स एक्ट 2015। दूसरा, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पंजाब। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो ही ये 10 मार्च 2015 को इम्प्लीमेंट हुआ ऑन द सेम डे ये एट वंस इसको केम इनटू फोर्स एट वंस। सेक्शन 2 जो है एज यूजुअल डेफिनेशन क्लास है। इसमें सर्टन चंद एक डेफिनेशंस बताई गई हैं। कोड से मुराद, इसमें जब भी बात जिक्र होगा, कोड का वर्ड मेंशन होगा तो मुराद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात है। गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है। अब इसमें चंद एक डेफिनेशंस हैं कि गेस्ट क्या है, हॉस्टल क्या है, होटल क्या है, लैंडलॉर्ड क्या है, मैनेजर क्या है, टेनेंट क्या है और रेंटेड प्रेमिसेस क्या है। क्योंकि ये जो जितनी ये वर्ड्स हैं, अगर ये आपको प्रामाफशाही आपको बज़ाहिर जिस सुनने में बड़े नॉर्मल से नजर, लेकिन ये जो एक्ट है ये तमाम इन लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। सिंपल सी मुराद ये है जी कि गेस्ट से मुराद कोई भी शख्स, एनी पर्सन हु इज़ लिविंग और इंजॉइंग अ लॉजिंग इन अ पोजेशन, इंजॉइंग अ लॉजिंग और इन लिविंग इन अ होटल और अ हॉस्टल एक्सेप्ट द एम्प्लॉई ऑफ द हॉस्टल और होटल। यानी कोई भी शख्स जो कि एज ए गेस्ट किसी होटल में या हॉस्टल में रहाइश पजीर हो, जो एम्प्लॉइज़ जो हैं उसके अलावा, दैट विल बी कॉल्ड द गेस्ट। अब हम बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल से मुराद क्या है? हॉस्टल से मुराद एक प्रीमिसेस होता है कि वे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इज़ ऑफर्ड फॉर रेंट और एनी अदर कंसिडरेशन। लेकिन इसमें क्या चीज़, बट शैल नॉट इंक्लूड आर रेंटेड प्रीमिसेस और अ होटल और अ हॉस्टल exclusively managed and controlled by an organization or institution। इनके जो लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं हॉस्टल में, वो लोग, हॉस्टल से मुराद है कि आप किसी को रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दे रहे हैं, वो इसमें शामिल है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वो रेंटेड, इसमें रेंटेड प्रेमिसेस शामिल नहीं है। दूसरा, इसमें ऐसा होटल या ऐसा हॉस्टल भी शामिल नहीं है जो एक्सक्लूसिवली किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के कंट्रोल में होगा। क्योंकि इसका जो बेसिक पर्पज़, फिर हम बात प्रेम्बल की तरफ आते हैं कि लोगों का डाटाबेस कलेक्ट करना। और जब एक हॉस्टल में यूनिवर्सिटीज़ के लोग रह रहे हैं, उनको तो ऑलरेडी डाटाबेस यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है, ठीक है। लिहाजा वो इस हॉस्टल की डेफिनेशन में, जब हॉस्टल किसी ऑर्गेनाइजेशन के, यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में होगा तो फिर इस एक्ट की रोशनी में वो हॉस्टल नहीं होगा।
होटल से मुराद ये है, बस लिटिल बिट डिफरेंस है, वो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, ये अदरवाइज होता है फॉर लॉजिंग और बोर्डिंग। होटल मीन्स अ प्रेमिसेस meant for lodging or boarding and lodging offered to guests for temporary consideration or otherwise, but does not include a guest house, resort, motel, and includes a guest house, resort, motel, but shall not include a rented premises or a hostel। क्योंकि hostel की डेफिनेशन ऊपर दे दी गई है, लिहाजा इसमें rented premises की नीचे आ रही है। अब rented premises से क्या मुराद है? rented premises से मुराद ये क्या बिल्डिंग या आर पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज़ लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस और विच मे बी यूज्ड एज अ टेम्परेरी प्लेस ऑफ अबोर्ड बट शेल नॉट इंक्लूड अ होटल और अ हॉस्टल। यानी रेंटेड प्रिमिसेस में वर्ड होटल और हॉस्टल है, क्योंकि ये तमाम इन हर एक की डेफिनेशन जो है वो सेपरेट प्रोवाइड कर दी गई है। अच्छा, लैंड लॉर्ड से मुराद जो होता है इसमें ऑनर ऑफ द प्रिंसेस भी शामिल है, या वो शख्स जो उस लैंड ओनर के भी हाफ पे जिसका कंट्रोल हो, ही इज़ आल्सो कॉल्ड द लैंड लॉर्ड। मैनेजर से मुराद ये है कि जो एम्प्लॉय होता है, अथराइज्ड पर्सन है किसी होटल या हॉस्टल का ऑन द बिहाफ ऑफ लैंड लॉर्ड और लैंड ओनर। यानी जो शख्स होटल का, बड़ी सिंपल सी टर्म है मैनेजर, जो होटल का मैनेजर होता है लैंड ओनर या लैंड लॉर्ड के भी हाफ पे। प्रॉपर्टी डीलर की डेफिनेशन भी इसमें दी गई है कि जो डील करता है रेंटेड प्रिमिसेस को, हॉस्टल्स को फॉर मॉनिटरी कंसिडरेशन। आपको पता है हमारे मुल्क में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस होते हैं, वो आपको एक घर जो है रेंट पे लेके देते हैं, इसके वो चार्जेस, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी डीलर इन दिस एक्ट। टेनेंट मीन्स है द ऑक्यूपेंट ऑफ अ रेंटेड प्रिमिसेस एंड इंक्लूड्स अ लेसी और अ सब टेनेंट। यानी जो शख्स रह रहा है, जिसने रिहाइश रख ली है और उसने अगर आगे किसी को सब लेट किया है, दैट ही इज़ आल्सो अ टेनेंट। अब बात आती है सेक्शन 3, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसकी 3 सब सेक्शंस हैं कि पुलिस को इंफॉर्मेशन किसने देनी है। प्रॉपर्टी डीलर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ये तमाम पाबंद हैं इन केस ऑफ रेंटेड प्रिमिसेस। प्रॉपर्टी डीलर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब हम बात करने लगे हैं रेंटेड प्रिमिसेस की। ऊपर हमने पढ़ा था रेंटेड प्रिमिसेस से मुराद क्या है कि बिल्डिंग आर अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज़ लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। कि जब भी बात होगी इंफॉर्मेशन पुलिस को देने की रेंटेड प्रिमिसेस की, तो फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन 15 डेज़ के अंदर ये 3 लोग, प्रॉपर्टी डीलर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ये तीनों लोग जो हैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के। किस बाबत इंफॉर्मेशन देनी है? अबाउट द टेनेंट कि फ़लाँ शख्स जो है वो इस रेंटेड प्रिमिसेस में उसने रैश रख लिया है। किस तरह इंफॉर्मेशन देनी है? थ्रू द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जब हम बात करेंगे रेंटेड प्रिमिसेस की, तो इंफॉर्मेशन देनी किसने है? 3 लोगों ने। नंबर 1 प्रॉपर्टी डीलर भी दे सकता है, लैंडलॉर्ड भी दे सकता है, टेनेंट भी दे सकता है। टाइम कितना है देने का? 15 डेज़। कहाँ से? फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अबाउट व्हाट कि हु इज़ द टेनेंट, कौन इस जगह पे रह रहा है। मैनर्स कौन सा यूज़ करना है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, अब यहाँ के साथ ही एक बात, सब सेक्शन 2 आ गई। सब सेक्शन 2 में द ऑनर और मैनेजर। होटल और हॉस्टल की सूरत में जो ओनर है या मैनेजर है, within 24 hours from the time of arrival or check-in of a guest। यानी रेंटेड प्रिमिसेस की सूरत में टाइम था 15 डेज़, लेकिन होटल और हॉस्टल की सूरत में टाइम है 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर कब फ्रॉम द टाइम ऑफ अराइवल और चेक इन ऑफ अ गेस्ट किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? पुलिस को। मैनर कौन सा यूज़ करेंगे? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, सब सेक्शन 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहती है कि देखें, अगर प्रॉपर्टी डीलर ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, लैंडलॉर्ड ने नहीं की, टेनेंट ने नहीं की, ऑनर ने नहीं की, मैनेजर ने नहीं की, तो तमाम जो हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, इक्वली उनके खिलाफ प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन अगर इन तमाम में से कोई एक भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा तो फिर रिमेनिंग जो है वो लायबल नहीं रहेंगे। यानी मकसद जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अगर प्रॉपर्टी डीलर ने इन्फॉर्म कर दिया है तो फिर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट को ज़रूरत नहीं है। अगर ऑनर ने कर दिया है तो फिर मैनेजर को ज़रूरत नहीं है। मैनेजर ने कर दिया है तो ऑनर को ज़रूरत नहीं है।
आई होप कि आपको क्लियर होगा कि जस्ट इंफॉर्मेशन देना पर्पज़ है, लोगों को पेनलाइज करना पर्पज़ नहीं है। अच्छा, सेक्शन 4 ये बताती है कि अ पर्सन नॉट बीइंग स्टूडेंट और स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन शैल नॉट स्टे एट अ होटल एक्सक्लूसिवली मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन विदाउट प्रायर परमिशन इन राइटिंग ऑफ द मैनेजर। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो हॉस्टल की डेफिनेशन में नहीं। अगर आप कोई ऐसा हॉस्टल जिसमें है तो यूनिवर्सिटी के ज़रिए इस्तेमाल है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अगर कोई शख्स रहना चाहता है तो उसको प्रायर परमिशन मैनेजर की मस्ट है। और फिर सब सेक्शन 2 ये बताती है जो मैनेजर जो है वो विद 24 आवर्स के अंदर अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा, प्रोवाइड करेगा पुलिस को। यानी जो हॉस्टल जो है इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम है, उसमें अगर कोई आम शख्स रहना चाहेगा तो उसके लिए प्रायर परमिशन ऑफ द मैनेजर मस्ट है। अब सेक्शन 5 ये कहती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स एंड गेस्ट्स, यानी जो लोग रह रहे हैं उसमें उनकी जो इंफॉर्मेशन है, मतलब उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होनी है। आइडेंटिफिकेशन के 2 मीन्स बता दिए गए हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स को रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लॉ ने कंसिडर किया है। एक तो CNIC और द कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ सच, यानी टेनेंट की या तो कॉपी लेंगे ऑफ पासपोर्ट की या लेंगे CNIC की। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि किसी के पास को फॉरनर हो, फॉरनर की सूरत में पासपोर्ट की कॉपी अवेलेबल नहीं होती, फॉरनर की सूरत में उसके पास CNIC की कॉपी नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन में कॉपी ऑफ पासपोर्ट रेलिवेंट है। लेगा कौन? लैंडलॉर्ड, मैनेजर और प्रॉपर्टी डीलर। जब तक वो ये कॉपी नहीं देंगे, शैल नॉट अलाउ एनी टेनेंट और गेस्ट टू स्टे एट द रेंटेड प्रीमिसेस हॉस्टल और होटल। यानी आपने ये पाबंदी लगा दी गई है लैंडलॉर्ड, मैनेजर और प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर, वो किसी भी शख्स को अलाउ नहीं करेगा रेंटेड प्रीमिसेस होटल या हॉस्टल में रहना अनलेस कि वो अपने आप को सेटिस्फाई ना कर सके अबाउट आइडेंटिफिकेशन। अब फिर सेटिस्फेक्शन के लिए भी यार्ड स्टिक लगा दी गई। वो सेटिस्फेक्शन किस बेस पे होनी है? या तो होनी है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी कंप्यूटराइज CNIC, कंप्यूटर का जो शनाख्ती कार्ड है, या पासपोर्ट ऑफ सच टेनेंट, नॉट अदरवाइज। यानी सेटिस्फेक्शन भी होनी है, वो भी 2 बातों के ऊपर। और वो जो चाहे लैंडलॉर्ड है, मैनेजर है या प्रॉपर्टी डीलर है, वो कॉपी लेगा एंड शैल प्रोवाइड सच कॉपी टू द पुलिस एट द अर्लीस्ट, यानी वो जो कॉपी लेगा वो अर्लीस्ट प्रोवाइड करेगा टू द पुलिस। अच्छा, सेक्शन 6 है। देखिए, लॉ जहाँ पे हम जब स्याको सबाक पढ़ते हैं ना, उसका पर्पज़ क्या है। अब लॉ की बड़ी मंशा होती है कि हर एक के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फॉर व्हाट पर्पज़ यूज़ होगी। द पुलिस शेल मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ ऑल द टेनेंट्स एंड गेस्ट्स, उनको कैटेगराइज कर लेगी। द पुलिस शेल कंडक्ट एनालिसिस ऑफ द डाटा फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस। यानी बता दिया गया, जो पुलिस ने वो जो डाटाबेस कलेक्ट किया उसको यूज़ किस किस के लिए करना है? फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस। आगे फिर फर्दर बता दिया गया कि द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर दिस एक्ट शेल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज अदर दैन प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ टेररिज्म एंड अदर ऑफेंसेस अंडर द PPC। यानी जो इन्फॉर्मेशन ली गई है, अब ये नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन को आप फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्स कलेक्शन भी इस्तेमाल कर सकें या फॉर एनी अदर पर्पज़, बल्कि जस्ट उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है फॉर प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड फॉर द ऑफेंसेस भी कौन कौन से? टेररिज्म एंड ऑफेंसेस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन 7 की तरफ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कि इंस्पेक्शन एंड इंटरव्यूज़, यानी इंस्पेक्शन किसने करनी है। अब पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी पुलिस ऑफिसर कम से कम उसका जो रैंक है सब इंस्पेक्टर, सब्जेक्ट टू अ रीजनेबल नोटिस एंड फॉर पर्पज ऑफ दिस एक्ट, वो क्या करेगा? इंस्पेक्ट अप रेंटेड प्रीमिसेस, हॉस्टल और होटल, यानी वो डोर टू डोर जाएगा। सब इंस्पेक्टर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट टू अ रीजनेबल नोटिस वो डोर टू डोर जाएगा, जाके इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा? ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पर्सन्स इंक्लूडिंग लैंडलॉर्ड,
tenant, manager, guest or property dealer. The police shall ensure compliance of this act through spot inspections and local verifications. यानी दो बातें इस सेक्शन 7 में बता दी गई हैं। नंबर एक को जी कि देखिए ना, इस एक्ट जिस पर्पज़ के लिए है, आखिर डेफिनेटली किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने ही इसकी जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी वो जिम्मेदारी लगाएगी पुलिस की। फिर पुलिस में आगे ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वो क्या क्या विजिट करेगा, जाके रेंटेड प्रेमिसेस, हॉस्टल और होटल विजिट करेगा। फॉर व्हाट पर्पज़? फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अब रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? वो जो हमने ऊपर किए, तो कॉपीज़ ऑफ CNIC एग्रीमेंट्स है, जो एग्रीमेंट को उन्होंने किया हुआ आपस में रहने का, वो किससे करेगा? किसी भी पर्सन से, इंक्लूडिंग, यानी पुलिस वाला जब इंस्पेक्शन के लिए जाएगा किसी भी शख्स से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, इंक्लूडिंग लैंडलॉर्ड, टेनेंट, मैनेजर, गेस्ट और प्रॉपर्टी डीलर। यानी आपके यहाँ पे एक बात और क्लियर होगी, एक्ट की जो कंप्लायंस है किसके जरिए होनी है? थ्रू स्पॉट इंस्पेक्शंस एंड लोकल वेरिफिकेशंस। अब आते हैं हम सेक्शन 8 की तरफ। अच्छा, सेक्शन 8 मजीद ये बताती है कि जिम्मेदारी 3 बंदों की है, लैंडलॉर्ड, मैनेजर एंड द प्रॉपर्टी डीलर। कोई किसी भी सिचुएशन में कोई इंश्योर करेंगे कि जो गेस्ट है या टेनेंट है उसके पास किसी किस्म का फायर आर्म और एनी एक्सप्लोसिव मटीरियल नहीं होना चाहिए अदर देन अ लाइसेंस्ड वेपन। अब अगर लाइसेंस्ड वेपन भी होगा तो उसकी भी एक एंट्री होगी। अब देखिए, किसी हॉस्टल में आप जाएँ ना, तो एक रजिस्टर पड़ा होता है आजकल, उस रजिस्टर में बाकायदा कॉलम्स बने होते हैं, उसमें ईच एंड एवरी डिटेल जो है टेनेंट की नोट की जाती है। उसकी कॉपी ऑफ CNIC, अगर उसके पास लाइसेंस वेपन होगा तो उस लाइसेंस वेपन की कॉपी भी उसके ऊपर, लाइसेंस होगा तो लाइसेंस की डिटेल भी मेंशन की जाएगी। अच्छा, सेक्शन 9 बड़ी सिंपल है कि चेंज ऑफ टाइम लाइन, यानी गवर्नमेंट जो है बाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था कि रेंटेड प्रेमिसेस की सूरत में 15 डेज़ में इंफॉर्मेशन देनी है, होटल हॉस्टल की सूरत में 24 आवर्स हैं, उस टाइम लाइन को चेंज कर सकती है। अब सेक्शन 10 ये कहती है कि पुलिस जो है वो असिस्टेंट ले सकती है, लेकिन किस चीज़ से असिस्टेंस लेनी है? अगर पुलिस को ओनरशिप की बाबत, किसी बिल्डिंग की ओनरशिप की बाबत या टाइटल ऑफ और रेंटेड प्रेमिसेस या हॉस्टल की बाबत इशू पेश आ रहा है, तो किसी भी अथॉरिटी से, बॉडी से पुलिस असिस्टेंस ले सकती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर कौन सा? इंस्पेक्शन के लिए है सब इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो असिस्टेंस जो सेक्शन 10 के तहत जाके अथॉरिटी से डाटा कलेक्ट करना है, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी DSP से कम रैंक ऑफिसर नहीं होगा, DSP से कम रैंक ऑफिसर। ये कौन सी इंफॉर्मेशन? यानी ऐसे जैसे कि घर है, उसकी ओनरशिप डिस्प्यूटेड है कि पता नहीं चल रहा कि उसकी ओनरशिप किसके पास है। अब रेवेन्यू हायरार्की के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो DSP जाके कलेक्ट कर सकता है। अब आगे सेक्शन 11 पेनल्टीज़ की बाबत, बड़ी सिंपल सी बात है कि ऊपर जब हमने सारा डिस्कस किया, सेक्शन 3, 4, 5, सेक्शन 3, 4, 5 और 8 की सूरत में फेज हो जाता है टू अलाउ एक्सेस टू प्रेमिसेस और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पुलिस अंडर सेक्शन 7 और सेक्शन 10। इन दो बातें आ गई। एक तो जो शख्स नोइंगली, इफ़ अ पर्सन नोइंगली कॉन्ट्रवीन्स, यानी जो शख्स जानते बूझते कॉन्ट्रवीन्स करता है, वायलेट करता है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3, 4, 5 एंड 8, 3, 4, 5 एंड 8, यानी इंफॉर्मेशन ही पुलिस के देता, 4 गेस्ट्स की रिलेटेड है, 5 जो है वो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, और 8 जो है वो फायर आर्म वगैरह लेके आ जाता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल। या सेक्शन 10 के तहत या सेक्शन 7 के तहत जब पुलिस ऑफिसर SI, सब इंस्पेक्टर या DSP इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाता है, कोई शख्स इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो ये सेक्शन 11 इस तमाम एक्ट की पीनल क्लास है। इसमें वो शख्स जो है लायबल होगा imprisonment का, which may extend to 6 months, and fine which shall not be less than 10,000 rupees or more than 100,000 rupees, यानी 6 महीने तक सज़ा हो सकती है, और उसके सज़ा के साथ साथ कम से कम फ़ाइन 10,000 रुपये है, और फ़ाइन जो है 1 लाख रुपये तक भी हो सकता है। यानी सेक्शन 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो शख्स जो है सेक्शन 3, 4, 5 और 8 के तहत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं के तहत प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करता है, या सेक्शन 7 और सेक्शन 10 के तहत पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो उसके खिलाफ पीनल प्रोविजन जो है वो इन्वोक हो सकती है।
अब सेक्शन 12 बड़ी सिंपल है कि जो तमाम ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल हैं और इनका समरी ट्रायल होगा, कॉग्निजेबल है और इनका समरी ट्रायल होगा। और समरी ट्रायल कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास करेगा विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22 ऑफ द CRPC, विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22 ऑफ द CRPC। यानी नंबर 1 ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, ट्रायबल बाय समरी इन नेचर है, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास करेगा। अच्छा, सेक्शन 13 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड इट इज़ आल्सो न्यू फॉर मी कि जो इस लॉ के तहत ऑफेंसेस हैं कंपाउंडिंग ऑफेंसेस हैं। अब देखिए, लॉ मेकर की इंटेंशन का के बारे में सोचें कि उसने ये सोचा कि बाज़ औक़ात कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब होल्डर है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो लॉ ने उसको भी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 द गवर्नमेंट आर एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अथराइज्ड इन दिस बिहाफ। यानी कंपाउंड है, लेकिन कंपाउंड कौन कर सकते था? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अथराइज कर रहा हो, एट एनी स्टेज वो ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है। और कंपाउंड की सूरत में फिर आपको जो पीनल प्रोविजन की पेनल्टी है वो नहीं होगी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी होगी विच शैल नॉट बी लेस दैन 10,000 रुपीज़। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी के तौर पे गवर्नमेंट ऑफेंस को कंपाउंड करके 10,000 रुपये जुर्माना कर सकती है। यानी 10,000 रुपये आप उसको जुर्माना भी नहीं कहेंगे, 10,000 रुपये आपको गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाने होंगे, तो आपका ऑफेंस जो है वो कंपाउंड हो जाएगा। इस प्रोविजन का जो बेसिक पर्पस था वो जस्ट ये है ताकि कोई भी शख्स जो है वो, अगर कोई सरकारी मुलाजम है या कोई स्टूडेंट है, तो वो ऐसा ना हो कि वो किसी डिस्क्वालिफिकेशन में ना आ जाए। लेकिन सब सेक्शन 2 ने साथ ही वार्न कर दिया कि ये को बार बार जो शख्स करेगा ये जस्ट फर्स्ट ऑफेंडर के लिए है। यानी जिस शख्स को एक दफ़ा इस एक्ट में पनिशमेंट हो चुकी है उसके लिए भी नहीं है, या जिसके लिए एक दफ़ा कंपाउंडिंग हो चुकी है, सेकंड टाइम भी इसका ऑप्शन नहीं है। अब सेक्शन 14 है एनुअल रिपोर्ट की बाबत कि एवरी हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी DPO मंथली रिपोर्ट किसको भेजेगा? गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट से मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जैसे कि ऊपर पढ़ चुके हैं कि इस एक्ट में जब भी वर्ड गवर्नमेंट यूज़ होगा तो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब होगा, क्योंकि ये एक्ट के नाम से ही वाज़ह है कि द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स एक्ट 2015। अब रिपोर्ट कब जाएगी? द गवर्नमेंट शैल बिफोर 31 मार्च एवरी ईयर सबमिट अ कंसोलिडेटेड इम्प्लीमेंटेशन एनुअल रिपोर्ट इन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब रिलेटिंग टू द प्रीसीडिंग ईयर कंटेनिंग समरी ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। यानी गवर्नमेंट के पास जाएगी, फिर गवर्नमेंट जो है 31 मार्च से पहले जो है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट सबमिट करेगी। अच्छा, इसमें सेक्शन 15 बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इस एक्ट की प्रोविजंस हैं, इस एक्ट ने इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर, दिस एक्ट जो है ये इन एडिशन टू है, यानी इसने जो पहले से लॉ थे उनको ओवरराइड नहीं किया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि कोई भी नया लॉ आता है तो वो लॉ पहले लॉज को ओवरराइड कर देता है। जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 था, तो उसने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 को ओवरराइड कर दिया। इस लॉ ने ऐसा नहीं किया, ये एक्ट इन एडिशन टू है, नॉट इन द डेरोगेशन बाय एनी अदर लॉज है। फिर जो सेक्शन 16 हमें बताती है रूल्स के बारे में, रूल्स बनाने हैं गवर्नमेंट ने। हाँ, सेक्शन 17 ये बताती है कि इसने किसको रिपील किया है कि द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस ऑर्डिनेंस 2015। यानी इस एक्ट से पहले जो था इस एक्ट से पहले इसी को ऑर्डिनेंस की सूरत में एमरजेंसी तौर पे इम्प्लीमेंट किया गया था। सेक्शन 17 में ऑर्डिनेंस ने डेफिनेटली इज़ क्वाइट नेचुरल एज पर लॉ, जब भी एक ऑर्डिनेंस आता है, जब उसके बाद उसी चीज़ की बाबत एक एक्ट आ जाता है, ऑर्डिनेंस की एक स्पेसिफिक एज होती है, जब एक्ट आ जाता है तो वो फिर ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है, और इसमें सेक्शन 17 में उसको भी रिपील कर दिया। अब आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस, तमाम क्वेरीज का आंसर आ चुका होगा। हमने ब्रीफली इस एक्ट को डिस्कस किया जिसमें सर्टन डेफिनेशंस थी। फिर हमने ये पता चला कि जो भी शख्स जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, गेस्ट सेक्शन 3, 4, 5 के तहत को करेगा, या सेक्शन 7, 10 के तहत को पुलिस इन्फॉर्मेशन मांगती है उसको नहीं देगा, या सेक्शन 3, 4, 5 को कॉन्ट्रवीन करेगा तो सेक्शन 11 में उसकी पनिशमेंट दी गई है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लेकिन कंपाउंड जस्ट गवर्नमेंट कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की सूरत में कॉग्निजेबल है, समरी ट्रायल इसका होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सज़ा जो है इसकी 6 महीने से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना है, मिनिमम जो है 10,000 है। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर आ चुका है। अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेरी हो,
कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।